राम राम टीचर्स, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के इतिहास की, गणित के इतिहास की। और गणित के इतिहास की हम बात करेंगे दोनों को भारत और अन्य विश्व को अलग अलग रखकर, क्योंकि भारत में गणित का विकास हुआ, इसके काफ़ी सारे जो विद्वान हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा, विश्व के आधुनिक जो विद्वान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें गॉस, न्यूटन, प्लेटो, ये बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। चूंकि इनके द्वारा लिखे गए लेखों को संरक्षित रखा गया, इसलिए इनके नाम अधिक देखने को मिलते हैं। और भारत में जो गणितज्ञ रहे वो प्रॉपर गणितज्ञ ना होकर वो गणित का सहारा लेते थे। चूंकि भारत में ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमर्स का बड़ा इतिहास रहा है, जिनने लंबे लंबे समयों की भविष्यवाणियां की हैं। और भविष्यवाणी करने में वो अपना जो कैलेंडर निकालते हैं उसमें कैलकुलेशंस, गिनती वगैरह बहुत सारी लिखी रहती हैं। तो उन कैलकुलेशन के बेसिस पर, ग्रहों की दशाओं आदि के आधार पर वो भविष्य की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे। तो मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी दोनों पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और एस्ट्रोलॉजी पर पहले बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता था, लोग उसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे, और उसकी तरफ रुझान रखने की वजह से मैथ्स की तरफ रुझान अपने आप हो जाता है। और प्लूटो तो बहुत ज़्यादा मैथ्स पर जोर देते थे, इवन इतना तक वो लिख देते थे कि अगर मैथ्स नहीं आता तो प्रवेश वर्जित है, प्रवेश न करें। तो जो मैथ्स है उस पर हमेशा से जोर रहा है, और भारत और विश्व में सभी जगहों पर बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के नाम सुनने को मिलते हैं। जीवन का आधार है गणित, गणित के बिना जीवन नहीं है, गणित के बिना समाज नहीं है, गणित के बिना हम सामाजिक भी नहीं है। सभी स्टेटमेंट स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। गणित और जीवन दोनों जुड़े हुए हैं, सांसें नहीं, जीवन जो आप जी रहे हैं, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, जो भी जीवन आप जी रहे हैं उसमें गणित का उपयोग होगा ही होगा। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो साहित्य रहा है उसके संकलन का बहुत अधिक महत्व नहीं रहा है, उसे संकलित ज़्यादा नहीं किया गया है। जैसे प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसका, वो ज़्यादातर जो हमारे पास नॉलेज है ना, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन किसके बेसिस पर है? ज़्यादातर हम शिलालेख देखने चल जाते हैं। अशोक को देखना है तो अशोक के शिलालेख देखने चले जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखना है तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी शिलालेख देखने चले जाते हैं, या वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी उनके आधार पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो लिखित साक्ष्य हैं वो कम है, और वो हमें देखने को मिलते हैं गुप्त काल से। चूंकि गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चूंकि वहां पर साहित्य को इतना तवज्जो दिया गया कि साहित्य के लिए अलग डिपार्टमेंट उनको ऊपर रखा गया, और जो साहित्य तैयार हुआ उसको संरक्षित करके भी रखा जाता था, उसका प्रसार भी किया गया। इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी वो गुप्त काल से देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर भी हम उल्लेख करते हैं कि अंक गणित का वैज्ञानिक विकास, सबसे पहले हम अंक गणित से शुरू करते हैं। चूंकि ज्योतिष है, ज्योतिष अंक गणित से जुड़ा है, अंक गणित से जुड़ा है ज्योतिष। अगर हम इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ग्रहों की गति, उनकी स्थिति वगैरह सभी को जब हम देखेंगे तो अर्थमेटिक के बाद हमें ज्योमेट्री की जरूरत भी पड़ेगी। स्पीड वगैरह के बाद ज्योमेट्री की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम ज्योमेट्री की तरफ भी चलेंगे। और आगे जाएंगे तो फिर हमें ट्रिगो, कैलकुलस वगैरह सभी की जरूरत पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे विकास हुआ। हम अपना विकास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भारत में अंक गणित। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ अरिथमेटिक, भारत में अंक गणित। तो अंक गणित देखा गया वैज्ञानिक रूप से 500 से 1000 ईस्वी में देखा गया। हम इससे पहले भी गणितज्ञ देखेंगे, इसके बाद के भी देखेंगे। माना जाता है कि 10 आधार वाली जो संख्याएं हैं, जो दशमलव पद्धति है, उसका विकास भारत में हुआ, और 0 भारत ने दिया, तब जाके वो दशमलव पद्धति आई। 0 to 9 डिजिट का यूज करके दशमलव पद्धति का विकास किया गया। अदरवाइज क्या था, लंबे समय से यूरोप में भी देखा गया, रोम में भी देखा गया। रोमन जो सिस्टम था वो तो अलग था, और
60 आधार वाली संख्याओं का उपयोग किया जाता था। इवन थियोन ने वर्गमूल की गणना की थी, तो थियोन ने वर्गमूल की गणना की थी और वो भी 60 बेसिस पर की थी। थियोन ने 60 बेसिस पर वर्गमूल की गणना की थी। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया के उस समय के बाद के शिलालेखों पर मिला है, किंतु तब शून्य का उपयोग नहीं किया जाता था, जीरो देखने को नहीं मिलता था। अब जीरो को देखो, जैसे कई जगह पर सोशल मीडिया पर यह बात रहती है कि आर्यभट्ट जी का आना जो 500 ईस्वी के आसपास है, 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आर्यभट्ट से कई समय पहले दशानन रावण हुए थे, उनके तो 10 सर थे, तब 10 कैसे लिखा गया? तो हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो 10 इसी तरह से लिखा होगा? उस 10 के लिए कोई चिन्ह भी हो सकता है, उस 10 के लिए कोई शब्द भी हो सकता है, उस 10 के लिए कोई अक्षर भी हो सकता है, और उसी को कोडिंग एनक्रिप्टेड लैंग्वेज कहा जाता था और इसी का उपयोग किया जाता था। यूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम देखें बहुत सारे जानवर रखने की प्रथा थी। अगर वो धन था तो उस धन को गिनने का तरीका भी होगा, किसी के पास 5 गाय, किसी के पास 5000 गाय, तो इनको रखते थे तो इनकी संख्या का भी हिसाब रखते होंगे। तो संख्या का हिसाब रखने के लिए निश्चित रूप से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है पूरे इतिहास में, जो मिस्र के शिलालेखों से भी प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 महान गणितज्ञ जो भारत में रहे हैं, जिनकी कहानी हम स्टार्ट करेंगे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जी, और यहां पढ़ने में सबसे आखिरी लेकिन क्रम में सबसे पहले बोधायन जी। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं और इनके फैक्ट्स आप लोग याद रखना, और इन पर क्वेश्चन सीधे सीधे हमें देखने को मिलेंगे, और हम सारे कोशिश करेंगे जो फैक्ट्स हैं सभी को कवर करते हुए चलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फैक्ट, इतिहास, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। यह भारतीय संस्कृति के विकास का युग था। इस युग में भारतीय ज्योतिष गणित अपनी पराकाष्ठा पीक पर था। आर्यभट्ट जी का जन्म जो आपके पटल पर है, पहले उसे बोल देते हैं, फिर और एड ऑन करना होगा, वो हम एड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आर्यभट्ट जी, या जो बहुत सारे विद्वानों की धरती कही जाती है बिहार, वहीं पर कुसुमपुर जो वर्तमान में पटना है, वहां पर आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ 476 ईस्वी में, और सिर्फ 23 साल की एज में इनने अपनी पुस्तक या पहली कृति दी, आर्यभट्टीय दी, और इनका जो जन्म था वो 21 मार्च को हुआ था, और जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे जानकारी मिली है, इनने उल्लेखित किया है। और जो 499 में बुक दी वो भी अपने बर्थडे के दिन 21 मार्च को ही दी। 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टीय महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्टीय के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्यभट्टीय ग्रंथ में संख्याओं को अक्षर द्वारा व्यक्त करने के संकेत, लिपि, वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि, क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने की विधि का उल्लेख किया था। जितनी चीजें उनके सामने आई उनने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उनने देने की कोशिश की, और इसके लिए उनने क्या किया, संकेत और लिपि का उपयोग किया, जो साइन लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं साइन लैंग्वेज का यूज किया। अब साइन लैंग्वेज में आप ये देखें कि जो आर्यभट्टीय लिखी उनने, उसमें सिर्फ 121 श्लोक थे, और उन 121 श्लोकों में बहुत बड़ा संकलन करके उनने दिया। और संस्कृत मात्र ऐसी भाषा है जो बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े फॉर्मूलेस को पूरा छोटा करके एक श्लोक में समाहित कर लेते। ये मात्र संस्कृत भाषा ही कर सकती थी, और उसी में ये किया गया।
जिन चीज़ों को आज भी डिकोड किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीज़ें इसमें से सच प्रूव हुई और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से गलत भी हो गई। वो समय काल के साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं, चलते जा रहा है। बस संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज की तरह काम करती थी जिस पर आर्यभट्ट जी ने अपना काम किया था। अब एक प्रश्न उठता है, क्या भारत में अभी या कोई ऐसी अन्य भाषा रही है जो कोडिंग बेस्ड हो और मैथ से जुड़ी हो? तो हमारा आंसर होगा हाँ। साउथ इंडिया में कटापायड़ी ये मैथ्स की साइन लैंग्वेज है जिसमें अक्षरों द्वारा गणित के जो लेटर डिजिट्स हैं, अंक हैं, संख्याएं हैं, उनको डिनोट किया जाता है। ये साइन लैंग्वेज की तरह काम करता है, एक कोडिंग या एनक्रिप्टेड लैंग्वेज की तरह काम करता है। और ये है मलयालम में, चूंकि मलयालम का अपना भी एक इतिहास रहा है, तो मलयालम में गणित के लिए अलग से व्यवस्था की गई है एनक्रिप्शन की, जिस तरह से संस्कृत में व्यवस्था थी। और 121 श्लोक में आर्यभट्ट जी ने अपना सारी चीजें लिख दी थी। और किस भाषा में था? संस्कृत में, आर्यभट्टीय। अब हम चलें और इंफॉर्मेशन लें आर्यभट्ट जी के बारे में। इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं हम। हाँ, और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करें। सबसे पहले हम आर्यभट्टीय देखते हैं। आर्यभट्टीय के कितने पार्ट्स थे? तो आर्यभट्टीय के जब हम पार्ट्स देखेंगे तो आर्यभट्टीय को 4 पार्ट में रखा गया था। सबसे पहले गीतिका पाद, दूसरा गणितीय पाद, तीसरा काल क्रिया पाद और चौथा गोल पाद। अब एक एक करके हम देखेंगे किसमें किस किस चीज का डिस्कशन किया गया। आर्यभट्टी में किन किन चीजों का डिस्कशन किया गया था। सबसे पहले गीतिका पाद की अगर हम बात करें तो गीतिका पाद में डिस्कशन किया गया गणित की मूलभूत अवधारणाओं का। जो आधारभूत गणित है उसका डिस्कशन यहाँ पर किया गया। समय मेजर करने की बात यहाँ पर की गई, सुबह शाम वगैरह मेजर करने की बात यहाँ पर की गई। तो गीतिका पाद का रिलेशन किससे है? मैथ से है और टाइम से है। तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स से है और टाइम से है, मैथ्स एंड टाइम। फिर उसके बाद आ जाते हैं गणितीय पाद। गणितीय पाद क्या बताएगा? यहां पर ग्रहों की गति, ग्रह किसकी हिसाब से गति करेंगे? ग्रह गति करेंगे टाइम के हिसाब से, तो टाइम की माप, यहां पर भी टाइम का मेजरमेंट रखा। जब हम ग्रहों की गति मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन हमें यहाँ से देखने को मिलता है जो आर्यभट्ट जी ने दिया, जिस पर हम बहुत सारा काम आज भी करते हैं और उस समय की बहुत सारी कहानी इससे सॉल्व हो गई। सभी ग्रह किस तरह से गति करते हैं, क्या कहानी है। तो गणितीय पाद बहुत बड़ी जो पार्ट कहें आर्यभट्टीय का माना जाता है, गणित पाद। अब चलते हैं गणित पाद के बाद हम चलें, गणित पाद नहीं, ये काल क्रिया पाद में आ जाएगा। गणित पाद में प्योरली क्या आ जाता है? एपीजीपी आ जाता है, जिसको इन्होंने दिया। ये काल क्रिया पाद, काल के बारे में, क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ग्रहों की गति के बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें यहां पर दी। गणित में प्योरली क्या दिया? एपी और
जीपी दिया इनने। और सबसे पहले गीतिका पाद में क्या दिया, मैथ्स की आधारभूत जो अवधारणाएं थी वो दी और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब हमारे पास टाइम हो गया, मैथ्स हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, एपीजीपी हो गई, ग्रहों की गति, टाइम हो गया, फॉर्मूला हो गया, और सबसे लास्ट में फिर हम आते हैं गोलपाद। गोलपाद में ग्रहों की गति की माप की इनने, किस ग्रह की गति कितनी है, ग्रहों की गति की माप। अगर गति की माप करेंगे, गति की माप, तो वहां पर हमें उनकी स्थिति पर भी जाना पड़ेगा, और स्थिति पर जाओगे तो फिर वहां पर त्रिकोणमिति की जरूरत हमें पड़ेगी। तो त्रिकोणमिति भी यहां पर गोलपाद में उनने दे दी। गोल किससे जुड़ा है, गोल जुड़ा है पृथ्वी से, गोल पृथ्वी से जुड़ा है, सूर्य से जुड़ा है। सूर्य कैसा दिखता है, गोल, और उसके चारों तरफ ये सभी चक्कर लगाते रहते। हालांकि ध्यान रखना, अभी भी हीलियोसेंट्रिक जो अवधारणा है, सूर्य केंद्र की, सूर्य का केंद्र में होने की अवधारणा अभी नहीं ली गई। सिर्फ क्या किया, गोलपाद इसे नाम दिया, इसमें ग्रहों की गति की माप की, त्रिकोणमिति वगैरह इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर मिली, क्षेत्रफल वगैरह आदि की इंफॉर्मेशन यहां पर मिली। तो ये इनके चारों पार्ट थे। अब चारों पार्ट में लिखा किसके हिसाब से, चारों पार्ट में इनने जो इंफॉर्मेशन दी वो दी एनक्रिप्शन में, एनक्रिप्शन में। और एनक्रिप्शन किस में किया इनने, कोडिंग किस में की, कोडिंग की इनने संस्कृत में। संस्कृत में क्या लिखा इनने, संस्कृत में लिखे इनने श्लोक, श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या 121, 121 श्लोकों में इन्होंने अपना काम किया था। ठीक, उसके बाद और इनने क्या काम किया, उसके बाद इनने काम किया पाई पर, पाई का मान दिया। पाई का मान क्या दिया इन्होंने, पाई के बारे में इन्होंने बोला जो पाई का मान होता है वो 1.416 होता है। ये भी बोला क्या है, लगभग है, पाई का ये सटीक मान नहीं है। पाई के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। अब पाई के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी और पाई से इन्होंने थोड़ा सा अलग रहने की ही कोशिश की कि ये लगभग मान है, सटीक मान नहीं है। लगभग मान है, सटीक मान नहीं है, तो फिर क्या करें, जब ये क्षेत्रफल दे रहे हैं और चीजों को गोल भी बता रहे हैं, गोलपाद भी रखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल जब दे रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल भी देना पड़ेगा। इन्होंने बोला जो पाई है उससे बचने की कोशिश करो, क्योंकि जो लगभग मान निकला है, वो जो मान निकला है वो भी लगभग है, तो लगभग पर हम कहां तक जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पाई से हटाकर वृत्त के क्षेत्रफल का मान दिया जाए। तो पाई से हटकर वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल दिया इन्होंने। देखो वहां से हटकर एरिया क्या निकाला, एरिया दिया इनने परिधि का आधा। इन्होंने बोला वृत्त का क्षेत्रफल होगा परिधि का आधा का गुणा कर दो उस वृत्त की त्रिज्या में, परिधि के आधे का गुणा कर दो उस वृत्त की त्रिज्या में, तो हमें प्राप्त होगा किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जानकारी इन्होंने यहां पर दी। अब अगर मॉडर्न हिसाब से हम इसे समझने जाएंगे तो मॉडर्न हिसाब से ये क्या होगा, वृत्त की परिधि का आधा, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का आधा पाई आर, और ये आर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ना चाहते हुए या ना देते हुए भी पाई को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि परिधि में पाई अपने आप ही शामिल हो जाता है, लेकिन उन्होंने शब्दों में फॉर्मूला दिया, इस पर हम बात कर चुके हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। और इनका योगदान क्या रहा, इनके योगदान को और देखें तो इसके बाद शून्य, शून्य की अवधारणा या शून्य का बीज, शून्य का बीज इन्होंने यहां पर बो दिया। इसलिए आर्यभट्ट जी का नाम शून्य से
जोड़ा जाता है। आर्यभट्ट जी का नाम शून्य से जोड़ा जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। यहां से इन्होंने शून्य का बीज डाला और बीज डालने के बाद आगे जितने विद्वान रहे वो उस पर काम करते रहे। तो शून्य स्टार्ट कहां से होगा? आर्यभट्ट जी से स्टार्ट होगा। इसलिए शून्य की खोज के लिए नाम लिया जाता है, आता नहीं है, लिया जाता है आर्यभट्ट जी का। तो आर्यभट्टीय में शून्य की अवधारणा दी और शून्य के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये हम ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम चलें और इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी? और इंफॉर्मेशन दी इन्होंने साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, अब ये साइन तो अपने यहां का वर्ड नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसको दिया था ज्याफलन, और ज्याफलन अरब में जाके चेंज हुआ, अरब से यूरोप जाके चेंज हुआ, यूरोप में फिर ये चेंज होकर फाइनली क्या बना? साइन फंक्शन बना, जो मुड़ा हुआ वक्र होता है उसकी स्टडी की जाने लगी साइन फंक्शन में, ज्याफलन में। तो साइन फंक्शन की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने दी, लेकिन हमें नहीं पूछेगा क्योंकि ये 10th तक कवर नहीं होता है। होता है, पूछा जा सकता है साइन फंक्शन, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में दी हुई है, पूछा जा सकता है। शून्य की अवधारणा सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी? आर्यभट्टीय में देखने को मिलेगी। वृत्त का क्षेत्रफल आर्यभट्ट जी ने बिना पाई के दिया था, और उसके बाद एनक्रिप्शन संस्कृत में इन्होंने लिखा था, एनक्रिप्टेड लैंग्वेज उसको माना जाता है। इंडिया में और कहीं पर है, साउथ में मलयालम में कटापयडी है। फिर पाई का मान दिया है इन्होंने 4 डिजिट तक, 4 इनके पार्ट थे आर्यभट्ट के, गीतिकापाद, गणितीयपाद, कालक्रियापाद, गोलपाद। गीतिकापाद में मैथ्स और आधार बेसिक मैथ्स के बारे में, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। गणित में, मैथ्स में क्या दिया? एपीजीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। कालक्रिया में क्या दिया इन्होंने? ग्रहों की गति दी और फॉर्मूला दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गोलपाद में क्या किया इन्होंने? ग्रहों की गति के बारे में, गति की माप की और त्रिकोणमिति आदि की इंफॉर्मेशन दी। ये कहानी थी आर्यभट्ट जी की। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के लाडले और मध्य प्रदेश के महान गणितज्ञ बराह मिहिर। बराह मिहिर गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा नाम है, और आर्यभट्ट जी के बाद इन्होंने गणित पर बहुत सारा काम किया। चूंकि ये ज्योतिष में बहुत पारंगत थे, इनके पिताजी का नाम आदित्य दास था, और आदित्य दास जी अपने समय के अच्छे ज्योतिष थे। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे तो बेटे के पास वो चीजें किस में होंगी? हेरिडिटरी पहुंची हैं, विरासत में उसको मिली हैं, डीएनए में मिली हैं और विरासत में मिली हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो उसमें काम करेंगे तो उसमें और निखार आएगा। और बराह मिहिर जी की जीवन में ये देखने को भी मिला कि उन्होंने अपने पिता के नाम को और आगे पहुंचाया। अब हम देखें, माताजी का नाम है आदित्य दास, गणित एवं ज्योतिष के विद्वान थे। उज्जैन से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित कापिथका, कापिथका जिसे वर्तमान में कहा जाता है कायथा। कायथा सीधा पूछा जाता है, कायथा कहाँ स्थित है? तो कायथा वर्तमान के उज्जैन जिले में स्थित है। कायथा का पुराना नाम कापिथका था। फिर बराह मिहिर से संबंधित स्थान का नाम कायथा या कापिथका है, और बराह मिहिर जी ने अपने पिता की स्मृति में कापिथ्य का गुरुकुल की स्थापना की, जो लंबे समय तक गणित का केंद्र रहा, जहां पर गणित की स्टडी की जाती थी। बहुत बड़े बड़े नाम यहां पर इससे जुड़े हुए हैं। गौरव की बात है, आचार्य बराह मिहिर द्वारा अपने पिता की स्मृति में कापिथ्य का गुरुकुल 700 वर्षों तक गणित का विख्यात केंद्र रहा। इसमें अगर बड़े नाम को देखा जाएगा तो महावीराचार्य, भास्कराचार्य, गणित के इतिहास ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य कापिथ्य का गुरुकुल के गणितज्ञ रहे हैं। और भी बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं, जो अभी जाना जाता है उज्जैन स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 770 ईस्वी में उज्जैन के एक हिंदू विद्वान कंक को कहाँ बुलाया गया? बगदाद बुलाया गया। किसने बुलाया? अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर। अब्बा सईद खलीफा
अल मंसूर ने बगदाद बुलाया, ये वहां पहुंचे और हिंदू जो अंकन पद्धति थी, जीरो जो आर्यभट्ट जी ने शुरू किया था 499 के आसपास और 770 में उसे और डेवलप किया गया, उस पर काम किया गया और उस पर काम किया गया तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ पहुंची, अरब पहुंची। और अरब में जो सिस्टम चल रहा था, जो नंबर सिस्टम वो यूज करते थे, जैसे रोमन में क्या चलता है, वो अपना IVLCMD इन सभी से अपना काम चलाते थे। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता था, नंबर लिखना उनके लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वहां पर जीरो पहुंचा, दशमलव पद्धति पहुंची, वहां की चीजें बहुत आसान हो गई। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और अपने नंबर सिस्टम में और सुधार किया। और वहां यहां पर जो कमियां लगी, अरब से वो इंफॉर्मेशन यहां पर आई। अब यहां पर जो अरब से आक्रमणकारी या अरब से जो आक्रांता आते थे या अरब से जो लोग विजिटर्स इंडिया आते थे, काफ़ी सारे विजिटर्स भी इंडिया आए हैं, वो इंफॉर्मेशन लेकर आते थे, इंफॉर्मेशन लेकर जाते थे। तो वहाँ से नॉलेज का यहाँ आना हुआ, यहाँ से ग्रंथों का वहाँ जाना हुआ और ये आदान प्रदान बड़ी तेजी से अरब के साथ भारत का चलता रहा। इसलिए जो गणित है, खास तौर से मैथ्स है और ज्योतिष है, मैथ्स और ज्योतिष में ज्यादातर जो बीच में चीजें देखने को मिली वो मिली इंडो अरेबिक। इंडो अरेबिक हमें वहां से टर्म सुनने को मिलता है, वहां पर इंडो अरेबिक में काफी सारा काम होने लग गया था। तो ये कहानी थी इंडो अरेबिक के टाइम की, जिसमें लिंक का सबसे पहले काम किसने किया, लिंक का काम किया कंक ने। कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान तथा गणित अरब के विद्वानों को पढ़ाया। वहां पहुंची चीजें कंक की सहायता से उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े और अच्छे गणितज्ञ रहे हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि सिद्धांत का अरबी में अनुवाद करवाया। फ्रांसीसी विद्वान नार्ड ने, MF नार्ड की खोज यह प्रमाणित करती है कि सीरिया में 7वीं सदी के मध्य में हिंदू अंक अच्छी तरह से ज्ञात थे तथा उनकी सराहना की जाती थी। जो हिंदू नंबर सिस्टम था जिसमें डेसिमल सिस्टम आ जाता है, उसकी वजह से वो काफी सारा फेमस था। अब हम चलें बराहमीर जी के बारे में और इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो और क्या है इंफॉर्मेशन बराहमीर जी के बारे में। ये तो हमने उनकी कहानी से स्टार्ट किया, कॉलेज पहुंचे और कॉलेज से जुड़े हुए फैक्ट हमने देख लिया। अब हम उनकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा चलते हैं। बराहमीर जी की पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो जुड़े किससे थे ये जुड़े थे ज्योतिष से। ज्योतिष में इन्होंने ज्योतिष से जुड़े थे और गणितज्ञ थे। जो सबसे खास इनकी रचना है वो है बृहत सिद्धांत, बृहत जातिका, पंच सिद्धांतिका, बृहत सिद्धांत, बृहत सिद्धांत, बृहत जातिका, पंच सिद्धांत और भी बहुत सारी रचनाएं थी, लेकिन मिली नहीं तो हम उनका नाम भी बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते। ये खास बृहत सिद्धांत बहुत खास है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये थे कहाँ, उज्जैन में सेल्फ काम करते थे? नहीं, इनके पिता भी ज्योतिष थे, इनको भी ज्योतिष बहुत अच्छा आता था और ज्योतिष में ये भविष्यवाणियां करते थे। और उस समय पर गुप्त काल के स्वर्ण युग में, गुप्त काल के महान शासक और मध्य प्रदेश के इतिहास में उल्लेखनीय नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुआ करते थे, जिनके दरबार में नवरत्नों को रखने की प्रथा थी। और वो नवरत्न बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, जिनमें धन्वंतरी, कालिदास, बेताल भट्ट, बराहमिहिर जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिनको आज भी बहुत सम्मान से देखा जाता है, बहुत सम्मान से पढ़ा जाता है। और जो नाम लिया बेताल भट्ट, ये वही बेताल भट्ट हैं जो आपके दिमाग में एकदम से कौंधा होगा। विक्रम और बेताल, ये वही बेताल भट्ट हैं
जो विक्रम के गुरु माने जाते थे, विक्रम को शिक्षा देते थे। तो बहुत सम्मान से उस समय इनका नाम लिया जाता था, आज भी सम्माननीय है। इनकी जो ज्ञान थे वो बहुत काम आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अब हम चलें, वापस आते हैं मिहिर। मिहिर इनका ओरिजिनल नाम, बराहमिहिर का ओरिजिनल नाम था मिहिर। थोड़ी सी कहानी लेते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग 40 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, लेकिन अपना लेक्चर 40 मिनट से ऊपर जाएगा। 40 मिनट से ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं। कहानी सुनाते हैं आपको मिहिर जी की। मिहिर नाम से ये फेमस थे और अच्छी भविष्यवाणियां करते थे। और राजा को इस बात की सूचना लगी, तो राजा ने सोचा क्यों ना खुद को लेकर भविष्यवाणी करवाई जाए। और उस समय पर भी कुंडली बनने का चलन था। राजा ने अपनी कुंडली बराहमिहिर जी को बुलाकर, अपने दरबार में बुलाकर अपनी कुंडली दी और बराहमिहिर जी को कन्विंस किया कि वो इस पर भविष्यवाणी करें। और बराहमिहिर जी तैयार हुए भविष्यवाणी करने के लिए। तो बराहमिहिर जी ने भविष्यवाणी करने से मना कर दिया। उनकी कुंडली देखी और भविष्यवाणी करने से मना कर दिया। चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज मिहिर जी, आप भविष्यवाणी करें, हम उसे स्वीकार करेंगे, आप करें। तो वो कन्विंस हुए, उन्होंने भविष्यवाणी की राजन कि आपके बेटे की मृत्यु 18 वर्ष में हो जाएगी। और वो राजा तो फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कोशिश की, सारी सुरक्षा बंदोबस्त किया, इंतजाम किया, तमाम सारी चीजें की, लेकिन 18 वर्ष की आयु में जैसा चंद्रगुप्त ने कहा था, मिहिर ने कहा था, उसी के अकॉर्डिंग एक सुअर की वजह से विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु हो गई। और मिहिर की यही भविष्यवाणी थी कि आपके पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष में हो जाएगी। विक्रमादित्य ने इस चीज को समझा कि जो मिहिर की भविष्यवाणी थी वो एकदम सत्य साबित हुई। उन्होंने मिहिर को बुलाया और कहा, आप जीते, मैं हारा। और उस समय मिहिर का जवाब था कि महाराज, ये जीतने और हारने की बात नहीं है, ये ज्योतिष है। ये हार जीत की बात नहीं है, ये ज्योतिष है। जो ज्योतिष में था वो आपको बताया गया। महाराज इस बात से भी प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें उपाधि दी जाएगी, चूंकि उनके पुत्र की मृत्यु सुअर, जिसका पर्यायवाची होता है बराह, के कारण हुई थी। इसलिए बराह को उपाधि बनाया सबसे बड़ी और उस उपाधि से नवाजा मिहिर को, और वो कहलाए बराह मिहिर, जो उज्जैन में आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी बराहमिहिर जी की कहानी। अब बराहमिहिर जी के बारे में और कोई फैक्ट? हाँ बिल्कुल, फैक्ट और हैं। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज क्या होता है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपके एमपी बोर्ड की बुक में मिल जाएगा। पास्कल त्रिभुज अलजेब्रा में, बीजगणित में पास्कल त्रिभुज दिया इन्होंने। और कुसुमपुर जाकर ये आर्यभट्ट जी से मिले। आर्यभट्ट के बाद इनका जन्म हुआ था, तो आर्यभट्ट जी से मिले। ये पास्कल त्रिभुज क्या होता है? पास्कल त्रिभुज आपको समझा दें। पास्कल त्रिभुज होता है, एक पेज ले लेते हैं, बनाना ही सिखा देते हैं आप लोगों को। पास्कल त्रिभुज होता है बाइनोमियल थ्योरम। पास्कल त्रिभुज होता है बाइनोमियल थ्योरम में के एक्सपेंशन में जो द्विपद प्रमेय है, जिसमें दो पद होते हैं, उसकी घात के प्रसार में जो गुणांक आते हैं। सर ये आप बहुत लंबा बोल गए, हमें पता ही नहीं चला। जैसे x प्लस वाई टू दी पावर n है, इसको एक्सपेंड करेंगे, n जहां पर n क्या होगा? n होगा
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से इनफाइनाइट तक, पूर्ण संख्या 0 से इनफाइनाइट तक। तो प्रसार जब इसका करेंगे एक्स वाई जो भी स्टेप बीच में आएंगे, उन स्टेप्स में जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पास्कल त्रिभुज से। तो अब हम समझने चलते हैं ये पास्कल त्रिभुज बनता कैसे है, क्या इसकी कहानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पास्कल त्रिभुज में बताते क्या हैं, हम गुणांक बताते हैं। और गुणांक भी किसके बताते हैं, गुणांक बताते हैं हम घात के हिसाब से, घात के हिसाब से। और यहां इंफॉर्मेशन जो जरूरत होगी वो अपन लिखते जाएंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया घात 0, 1, 2 और 3 पर अपन देख लेते हैं। इतने का फॉर्मूला अपन को आता है तो अपन इसी पर काम कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं, घात 0 लगाएंगे जब x प्लस वाई टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर n की पावर n मतलब 0 करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1। तो गुणांक क्या है इसका 1। अब इसको नीचे ले जाने के लिए हम क्या करें, नीचे ले जाने के लिए हमने डाला 1 के पास में 0, ये 0 डाला और 1 और 0 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 और 0 को आप जोड़ोगे ये हो जाएगा वापस 1। थोड़ा सा नीचे लिख दें, 1 के सामने ये लिखा 1 और यहां आ जाएगा 1। उम्मीद है ये कहानी भी आपको क्लियर, दोनों जगह क्या आ गया 1। पावर 1 लिखोगे, x और y का गुणांक क्या है 1। अब हमें नीचे चलना है, नीचे चलना है तो वापस हमें क्या डालना है 0 डालना है। तो 0 डाला हमने, इस 0 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके ये डाला, इस 0 के नीचे ना डाल के थोड़ा सा आगे डाला। अब हमने लिखे इसके नीचे के गुणांक। नीचे के गुणांक हम कैसे लिखेंगे, नीचे के गुणांक हम लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे पावर 2 करने में, इन दोनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 2 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया x प्लस वाई का स्क्वायर। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में गुणांक अगर आप देखने जाओगे, यहां 1, यहां 2, फिर 1, 1 2 1। जब घात कितनी है 2, जब घात 3 हो, पावर 3 हो, पावर 3 होगा तो क्या होगा, वापस से हमने 0 डाला, हमने डाला 0, इस 0 से थोड़ा सा आगे ये 0 डाला, इस 0 से थोड़ा सा आगे ये 0 डाला। अब जोड़ के बीचों बीच लिखते जाते हैं, जोड़ के बीचों बीच लिखेंगे, 0 और 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, यहां 1 और 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 1 और 0 जोड़ोगे 1 हो जाएगा। ये देखा हमने। और वहां पावर 3 जब हम करके देखेंगे, यहां पर पावर 3 जब हम करके देखेंगे तो रिलेशन क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x प्लस वाई क्यूब, ये रिलेशन बनता है 1 3 3 1, 1 3 3 1। एक्सपेंड करेंगे, n की जगह 3 लिखे, x प्लस वाई का होल क्यूब। आप सरल तरीके से क्या पढ़ लेते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, वही है। इसे एक्चुअली में एक्सपेंड किया जाएगा, इस तरह से एक्सपेंड होगा बाइनोमियल थ्योरम से। और इसी को यहां पर बताया गया बराहमीर के द्वारा कि ये इस तरह से पास्कल ट्रायंगल बनेगा। अब देखो पास्कल ट्रायंगल को आप देखोगे, ये ट्रायंगल कैसे है, 0 तो हमने नंबर्स लिखने के लिए लिया, एक्चुअली में क्या बने, ये बने, जो गुणांक हैं मल्टीपल्स हैं वो इस तरह से आए। जब आप पावर 0 लिए तब भी ये क्या बना, ट्रायंगल बना जिसमें एक नंबर। जब आप पावर 1 लिए तब भी ये ट्रायंगल बना, इस तरह से लिखा। जब पावर 2 लिए तब भी ये ट्रायंगल बना। जब पावर 3 पर पहुंच गया तब भी ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब पावर को बढ़ा के कहीं तक भी आपको लिखना है 0 से स्टार्ट करके, तो जो कोफिशिएंट है, गुणांक है,
उनको इस तरह से लिखा जा सकता है। और भी अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपकी कॉपी में जितनी जगह है आप उसे कर सकते हैं और आप उसको एक्सपेंड करके देखेंगे, खोल कर देखेंगे, आपको वो चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो उम्मीद है जो पास्कल ट्रायंगल आपको समझाने की कोशिश की है हम उसको आप तक पहुंचा पाए होंगे। तो ये था पास्कल ट्रायंगल बराहमिहिर जी का। अब हम आगे चलें, बराहमिहिर जी से आगे चलेंगे। अब हम पहुंचेंगे ब्रह्मगुप्त, एक फिर से बड़ा नाम जो तात्कालिक समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। बराहमिहिर का जो योगदान था, चूंकि बराहमिहिर जी अब काम किस पर कर रहे थे, उनके पास उनके पूर्वज आर्यभट्ट और बराहमिहिर जी की तमाम खोजें थीं और तमाम विचार थे जिनको आगे बढ़ाया जाए। और ज्योतिष में बराहमिहिर जी और आर्यभट्ट जी का बहुत योगदान रहा, तो इनके लिए जो आगे की राह है थोड़ी सी सरल हो गई। इनका जन्म कब हुआ? 598, मतलब दोनों के थोड़ा सा बाद। ये उनके अनुयायी रहे, उनको फॉलो करते रहे और इन्होंने दिया ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया और ये वही समय था जब अरब से आना जाना थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इनका जो साहित्य था उसे और संजो कर रखा गया और उसको तवज्जो दी गई। हालांकि खंड खाद्य के बारे में बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के बारे में। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। और अभी बात करते हैं, अरब देशवासियों को गणित व ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहले किससे हुआ? ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों से मिला, जिसमें खास ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन वहां अरब में अवेलेबल था। अंक गणित भाग में ब्रह्मगुप्त ने घन, मूल, गणित की 4 विधियां, वर्ग, घन, भिन्न, अनुपात, शून्य और अनंत आदि पर, ये दोनों बहुत खास हो जाते हैं हमारे बात करने के लिए, पर सिद्धांतों की रचना की। इनने बहुत सारा काम किया जीरो और इन्फिनिट पर। जीरो और इन्फिनिट पर काम किया। क्या क्या चीज़ें और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो हम पता करते हैं और अपनी कॉपी पर फैक्ट के तौर पर लिख लेंगे। तो सबसे खास किसका? जीरो से भाग, शून्य से भाग, शून्य से भाग पर इन्होंने बहुत अच्छे से बात की। और शून्य से भाग देने पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिट, अनंत की जानकारी। अनंत के बारे में इन्होंने खुलकर बात की और इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन क्या दी? अनंत में कुछ भी आप जोड़ दो तो क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। अनंत में आप कुछ भी गुणा कर दो, अनंत में आप कुछ भी गुणा कर दो, आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिट मिलेगा। इस तरह के तमाम थ्योरीज इन्होंने जीरो से भाग लगाने के बारे में समझाया, इन्फिनिट के बारे में समझाया, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। फिर उसके बाद जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत था, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत था, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, अगर इसके बारे में पूछने जाएगा कि ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में क्या क्या चीजें थी, तो हम बोलेंगे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को इन्होंने जब लिखा तो अब इनके पास दोनों की नॉलेज के साथ में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ था। तो इन्होंने इसमें 24 अध्याय और 1008 श्लोक लिखे, जिसमें ज्यादातर किस पर बेस्ड थे? ज्यादातर बेस्ड थे खगोल पर, ज्योतिष पर। और खगोल में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। खास तौर से जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी उसके बारे में बताया था सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने। जो कॉपरनिकस ने बताया था सूर्य केंद्र में है और उसका खामियाजा उनके दोस्तों को भुगतना पड़ा था, ऐसा ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बोला था कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह उसकी चक्कर परिक्रमा लगाते हैं। दूसरा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और इंफॉर्मेशन दी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, सपाट नहीं है जो हमें चलने पर लगता है कि एक पॉइंट आएगा जहां से हम नीचे गिर जाएंगे, वैसा नहीं है, पृथ्वी गोल है। हालांकि आगे चल के काल के बाद, एक समय काल के बाद आगे चल के वो अवधारणा भी क्या हो गई? गलत साबित हो गई। लेकिन इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है, ऐसे तमाम अवधारणाएं। ग्रेविटी के नेचर के बारे में बताया कि हर चीज पृथ्वी की तरफ
आकर्षित होती है, ये पृथ्वी का नेचर है। तो एक फोर्स काम करता है जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ आकर्षित करता है, ये इंफॉर्मेशन मिली। और खास मैथ्स में देखें नेगेटिव नंबर्स की इंफॉर्मेशन मिली। अभी तक नेगेटिव नंबर्स के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई थी, नेगेटिव नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और इंफॉर्मेशन की तरफ अगर हम जाएं, ये तो ज्योतिष से इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, पूछे जाने का चांस भी नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड हमारे यूनिट में है, शायद 7th या 8th यूनिट में ब्रह्मांड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हेलियोसेंट्रिक जो अवधारणा है, सूर्य केंद्रीय अवधारणा सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है भारत में, तो ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ये देखने को मिलेगी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की जानकारी देखने को मिलती है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में। और ब्रह्मगुप्त का नाम की अगर हम बात करें तो और नाम ब्रह्मगुप्त जी का लिया जाता है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये क्या बला है? ये बला है चक्रीय चतुर्भुज, वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। किसी भी तरह से ये बन सकता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे क्षेत्रफल कैसे निकाला। क्षेत्रफल निकाला हीरोन के फॉर्मूला, ऐसा लगा यहाँ पर हीरोन के फॉर्मूला को कॉपी किया गया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो दिया है वो दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसकी साइड्स अगर ABCD हैं, इसकी भुजाएं अगर ABCD हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा S - A, S - B, S - C और S - D। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा जो ब्रह्मगुप्त जी ने इंफॉर्मेशन दी। तो ये ब्रह्मगुप्त जी की इंफॉर्मेशन सारी। अब चलते हैं बहुत बड़ा नाम, मैथ्स में बहुत बड़ा नाम भास्कराचार्य। ये बहुत इतनी बार इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य जी के जो ग्रंथ थे, जो संकलित उन्होंने किया था, उसको ट्रांसलेट भी बहुत ज़्यादा किया गया, उसको बाहर भी बहुत ज़्यादा भेजा गया, उनको संरक्षित करके भी रखा। इसलिए इनके बहुत सारे सिद्धांत आज भी सच साबित हुए, वो देखे गए। और पहले के जो सिद्धांत थे वो मिले ही नहीं, तो उनको सच क्या साबित करेंगे? कुछ गलत हो गए, उनको छोड़ दिया जाए। तो अब चलते हैं हम भास्कर जी की तरफ। भास्कराचार्य जी के बारे में हम जानें। सबसे पहले तो देखें जो पटल पर इंफॉर्मेशन है, सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता, इनकी यही रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य जी की रचना है। विश्वविख्यात भास्कराचार्य जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। भास्कराचार्य जी ने 36 वर्ष की अवस्था में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। उसमें गणिताध्याय, उसमें 2 अध्याय यहाँ पर मूल रूप से उनके मिलते हैं, गणिताध्याय और गोलाध्याय। गोलपाद किसमें? आर्यभट्ट जी का। 4 पाद में से गणितपाद और गोलपाद, और यहाँ पर भी मिलता है गणिताध्याय और गोलाध्याय। इनने अध्याय करके डाला, चैप्टर्स करके यहाँ पर डाला। वैसे ही वहाँ पर भी 4 चैप्टर थे। मजे की बात ये है, भास्कराचार्य जी की जो रचनाएं थी उनको वापस से इकट्ठा करके पब्लिश किया गया 1950 में। और 1950 में इनको जब पब्लिश किया तो जो 4 चैप्टर, 4 पार्ट इसके रखे, उनमें 2 पार्ट इसमें थोड़ा सा एडिट करके वो, और जिनकी जो दूसरी बुक थी, दूसरी रचना थी, उसको भी इसमें शामिल करके डाल दिया गया। दूसरी रचनाओं में क्या है, इनकी फेमस जो दूसरी रचना थी, फेमस रचना वो थी लीलावती। इनकी पुत्री के नाम पर, इनकी पुत्री का नाम था लीलावती, उन्हीं के नाम पर इनने गणित की रचना की, पुस्तक की रचना की, लीलावती। और ये काफी बार पूछा जाता है लीलावती क्या है, तो लीलावती गणित की पुस्तक है जो जिसके रचयिता भास्कराचार्य जी हैं। इसमें अंक गणित, क्षेत्रफल, घनफल, ब्याज आदि की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। अर्थमेटिक भी इसमें शामिल है।
उस समय पाटी पर लिखकर, उंगली से मिट्टी पे लिखकर पढ़ाया जाता था। अब उस समय क्या पढ़ाया जाता था, गांव में जो बच्चे, अब तो धूल वगैरह रही नहीं है, आप सभी लोग जब खेले होंगे गांव में, सभी लोग मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं तभी तैयारी कर रहे हैं, तो गांव में जब खेले होंगे, गांव में धूल बहुत रहती थी और उसी धूल पर गेम भी खेले जाते थे, धूल को बिछाकर खेले जाते थे। तो जो पहले ट्रेंड था, अभी हमारे पास, उस समय हमारे पास, आप लोगों के पास स्लेट रही होगी और स्लेट पर आप बत्ती से लिखते होंगे, चाहे 12 खड़ी की बात है, गिनती है, छोटा बड़ा है, सभी चीजें आप स्लेट पर बत्ती से लिखते, मिटाते थे। उसी तरह उससे पहले जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड था पाटी या पटिए पर धूल डालकर उसी धूल पर क्या बनाना, अक्षर और चिन्ह बनाना, और उसे मिटाने के लिए बस क्या करना, हाथ फेर देना। जैसे आप अब पिटाई खाते थे, अपनी जो शर्ट थी वो उस पर फेर लेने के लिए, साफ नहीं होता था, यूं हाथ उंगली रगड़ते रहने के लिए पिटाई खाते थे, वैसे ही सीधे हाथ फेर दिया जाता था, जैसे हम बोर्ड पर हाथ फेर देते हैं साफ हो जाता है, तो वैसे ही साफ किया जाता था पूरा। और वो पाटी पर चलता था, पटिए पर चलता था, पत्थर पर चलता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, पाटी गणित कहा जाता था। जो अंक गणित था वो एक्चुअली में क्या था, पाटी गणित नाम से जाना जाता था, इसलिए लीलावती को पाटी गणित भी कहा जाता है। लीलावती ग्रंथ में पाई के मान के बारे में बात की गई, त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में, गोलों के आयतन आदि के प्रश्न उत्तर जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए थे। तो लीलावती पाटी गणित है, ये ध्यान रखना है। भास्कराचार्य की रचनाओं का अनुवाद अकबर ने करवाया था, अंग्रेजी भाषा में कोलब्रुक और टेलर ने अनुवाद किया। भारतीय ज्योतिष व गणित की ध्वजा कीर्ति आचार्य आर्यभट्ट ने फैलाई, उसको और अधिक मजबूती से यूरोप और पश्चिमी देशों तक फैलाने का कार्य भास्कर की रचनाओं ने किया। चूंकि अंग्रेजों का उसके बाद आना जाना होते रहा, तो आना जाना होगा, ट्रांसलेट होंगे, इंग्लिश में जब कुछ भी आ जाएगा तो फिर वो निश्चित रूप से फैलेगा, और वो फैला। तो ये कहानी थी किसकी, भास्कराचार्य जी की। अब भास्कराचार्य जी का जो ग्रंथ था वो आगे चल के क्या हुआ, रीपब्लिश हुआ, और रीपब्लिश होने में उसके 4 पार्ट रखे गए। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे, और सबसे पहले बुक का नाम, टाइटल क्या दिया था, बुक का टाइटल वही था, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि इसको 1950 में 4 पार्ट रखे गए। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट था लीलावती, जिसे क्या कहा जाता है, पाटी गणित। दूसरा नाम आ जाता है बीज गणिताध्याय। तीसरा नाम आ जाता है ग्रह गणिताध्याय। चौथा नाम आ जाता है गोलाध्याय। बीज गणित और इंफॉर्मेशन, अंक गणित की इंफॉर्मेशन यहां मिल जाती है, बीज गणिताध्याय अलजेब्रा की इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाती है। तीसरा ग्रह गणिताध्याय में मिल जाती है, जो ग्रहों की जानकारी है उनसे संबंधित जो गणित है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है ग्रह गणिताध्याय में। गोलाध्याय में मिल जाती है वही पृथ्वी से संबंधित जानकारी यहां पर मिल जाती है। अब हम चलें आगे, और इनमें इनके बारे में खास क्या है, इन्होंने 0 पर काम किया, अनंत पर काम किया, हाँ नहीं है यहां पर इंफॉर्मेशन, 0 पर काम किया, जो लिखा भी है लीलावती में, 0 पर काम किया, इंफॉर्मेशन इन्फिनिट के बारे में भी दी, और 0 के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बहुत सारा काम भास्कराचार्य जी ने किया। अनंत की जानकारी भी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हायर मैथ्स है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इनकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, क्रमचय संचय वगैरह इनकी इंफॉर्मेशन दी। इतनी इंफॉर्मेशन अपने लिए सफिशिएंट है। अब हम चले आगे, बोधायन जी पर चले।
बोधायन प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जब हम सीरियल्स वगैरह देखने जाते हैं तो भारत में जो ट्रेंड रहा है वो यज्ञ, महायज्ञ, इन सभी का रहा है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जब किया जाता उसके समापन पर यज्ञ रहता, हवन किया जाता। अब हवन किया जाएगा तो हवन किस पर किया जाएगा? हवन किया जाता है वेदी में, जिसको सरल भाषा में हवन कुंड भी कहा जाता है। अब जब प्रतिष्ठान, जो पूजा प्रतिष्ठान चलते हैं, उनके विभिन्न प्रकार हैं। पूजा में लगने वाली आहुतियों की संख्या अलग अलग है, यजमानों की व्यवस्था अलग है, सभी चीजों की व्यवस्था अलग अलग है। तो यहां पर हमें यह भी जरूरत होगी, जो वेदिकाएं या हवन कुंड जो बनाए जा रहे हैं वो भी क्या होंगे, उनके पैटर्न भी बहुत अलग अलग होंगे, तो उसकी व्यवस्था भी करनी होगी। जब उनके पैटर्न की हम व्यवस्था करेंगे तो वो किस में शामिल हो जाएगा? वो शामिल हो जाएगा ज्योमेट्री में। अगर हम ये देखें इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो ज्योमेट्री की आती है, क्योंकि उसी के आधार पर हम वेदिकाओं के निर्माण करते थे। और उस निर्माण के लिए हम एक रस्सी या सुतली या धागे का प्रयोग करते थे, जिसे कहा जाता था सुल्व कहा जाता था। और जो विद्वान होते थे वो अपने हिसाब से इन सुल्व की सहायता से अपनी अपनी माप से खास मेजरमेंट या वेदिकाओं का निर्माण करते थे, और जिस खास तरीके से वो निर्माण करते थे वो उनका सूत्र कहलाता था। तो ऐसे तमाम वेदिकाओं के निर्माण के सूत्र उस समय पर दिए गए थे। बिफोर क्राइस्ट की बात है, ये 700-800 ईसा पूर्व की बात है, मतलब लगभग 2500 साल पहले की बात है। तो उस समय पर ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन अपने पास थी, वो इंफॉर्मेशन वेदिकाओं के माध्यम से आई। अब उसमें वेदिकाओं के निर्माण करने में बहुत खास रहा जो बोधायन है, उनका सुल्भ सूत्र, जो सुल्भ का तरीका पैटर्न बनाया जाता था वो सुल्भ सूत्र कहलाता था। और बोधायन का जो तरीका था वो उस तरीके से, उस सूत्र से कहीं ना कहीं पाइथागोरस का उद्गम हुआ। पाइथागोरस के इंडिया विजिट करने के बाद वो देखने को मिला। अब ऐसा क्या था उस सूत्र में, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी, तो हम देखें जो उनका सुल्भ सूत्र था वो किस तरह से उन्होंने बनाया था। यहां इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे। बोधायन सुल्भ सूत्र, जो इन सभी ज्ञात सुल्भ सूत्रों में सबसे पुराना है, तथाकथित पाइथागोरस प्रमेय का प्रकथन इस रूप से मिल जाता है कि किसी आयत का विकर्ण स्वयं दोनों क्षेत्रफलों के उत्पन्न करता है, जो कि इन दोनों भुजाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये यहां आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम इसे डिकोड नहीं करेंगे ये यहां पर क्या बोला गया है। तो हम समझाते हैं यहां पर क्या बोला है, इसको देखना। बोधायन जी ने वेदिका बनाने की कोशिश की, और वेदिका बनाने में उन्होंने क्या किया, एक वर्ग आकार इस तरह से लिया, और उसके बाद दूसरा वर्ग आकार कुछ इस तरह से लिया, बड़ा सा थोड़ा, ये बड़ा सा लिया उससे थोड़ा सा, और इन दोनों को मिलाकर फिर क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं जिससे क्लियर समझ आएगा। हाँ, ये वर्ग आकार में हो जाएगा। वर्ग आकार में अब इसे लिया इन्होंने इस तरह से। अब अगर इस पर जाओगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आयत, और इस पर पूरा इसे क्या मिलाया, ये बना दिया पूरा वर्ग। ये वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग, लेकिन ये क्या है, आयत। और आयत का जो विकर्ण है वो क्या है, वर्ग की भुजा। वो वर्ग की भुजा है तो उन्हें इस भुजा की जरूरत पड़ेगी जो कि आयत के विकर्ण के रूप में स्थित है। तो
तो उन्हें आयत के विकर्ण की जरूरत पड़ेगी, जो कि किससे डिराइव होगा, पाइथागोरस से डिराइव होगा। यहां उन्होंने लिया, ये इसकी भुजा a ली, इसकी b ली, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और जब वो विकर्ण निकालने जाएंगे तो विकर्ण पर कहां पहुंचेंगे वो, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से ये सुलभ सूत्र, वेदिका बनाने का सूत्र उनने बनाया। ये एक वर्ग फिर एक वर्ग, और इन दोनों से क्या बन रहा है, इनके बीच में जो स्थान बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो आयत के रूप में बन रहा है। और उस आयत के विकर्ण पर भी क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है तीसरी ओर से। अब तीसरी ओर से जो वर्ग बना वो क्या है, इस आयत का विकर्ण है, और इस वर्ग की लंबाई चाहिए, भुजा की लंबाई वो क्या होगी, आयत का विकर्ण होगी। इस तरह से विकर्ण निकालने का पाइथागोरस जैसा सूत्र वो पहले ही दे चुके थे, तो बस पाइथागोरस ने क्या किया, उसे ले जाकर बता दिया सबको कि ये मैंने देखा है। इसका उपयोग पहले किया जा चुका था बोधायन के द्वारा, इसीलिए माना जाता है कि जो बोधायन का सुलभ सूत्र है वो आधार है पाइथागोरस की प्रमेय का। लेकिन हम पाइथागोरस को अलग से पढ़ेंगे, बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है उनका, गणित में, दर्शन में, उनको भी हम अलग से पढ़ेंगे। उनका अपना योगदान है चीज़ों को सरल करने में। तो इस सेशन में हमने भारत के प्राचीन इतिहास के जो गणितज्ञ रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इजी किए और फैक्ट्स हमने देखे जिन पर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फिलहाल इस सेशन में हम इतना रखेंगे, आगे और अच्छे फैक्चुअल सेशंस आप लोगों के लिए पेडागोजी में लेकर आते रहेंगे, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें हमसे और अपनी तैयारी को और अच्छी और बेहतर बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।